तो ये देखो साउथ अमेरिका, इसका मैप है आपके सामने, आप भी निकाल लीजिए एटलस में। तो पॉलिटिकल बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा थोड़ा बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में जो इम्पोर्टेंट बात है, आप ये देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्री आपको दिख रहा है, ब्राजील। एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है कि भाई ये ब्राजील की जो बाउंड्री है वो किन कंट्रीज के साथ नहीं लगती है। तो आप साउथ अमेरिका के देख रहे हैं ज्यादातर कंट्रीज के साथ लग रही है। देखो इधर से कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सुरीनाम, फ्रेंच गियाना, ये अलग अलग कंट्री हैं। दो गियाना अलग है, फ्रेंच गियाना अलग है। और देखिए यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, सब के साथ लग रही है। दो कौन से नहीं है? चिली नहीं है और इक्वेडोर। तो याद रखना, ठीक है। वैसे लोकेशन आप इसको देख रहे हैं तो ध्यान दिमाग में आ जाएगा कि चिली इस तरफ है और इक्वेडोर भी उस तरफ है। तो एक पॉलिटिकल मैप में ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, आप इस साउथ अमेरिका से देख रहे हैं इक्वेटर भी पास हो रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, विषुवत रेखा जो आप देख रहे हैं ये इक्वेटर, ये कितने कंट्री से पास हो रही है? तीन कंट्री से। तो ध्यान रहे, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। इक्वेडोर का नाम ही इससे पड़ा है, इक्वेटर से, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये चार कंट्री से पास हो रही है, ब्राजील, पेराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। अब देखो यूपीएससी में तो इतना डिप में पूछ लेता है कि इन चारों को आपसे कहेगा ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट भी अरेंज करवा सकता है, पर एचसीएस में इतना डिप में नहीं पूछता है। बस सिंपल वो चार कंट्री दे देगा और बोलेगा किसमें से पास नहीं होती या होती है, कुछ भी जैसा दे सकता है, ठीक है। अच्छा अब एक एक बात करते हैं इसके सिटीज की और सभी पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ब्राजील से, ठीक है, करें स्टार्ट। देखो अच्छा एक बात और है जो अक्सर पूछ ली जाती है, वो ये है कि अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखो दोबारा से, तो यहाँ से ये देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका से। आपने कुछ नाम सुने होंगे, एक नाम सुना होगा लैटिन अमेरिका। ये क्या है, सुना है? नहीं सुना होगा। पता नहीं, वो खैर अलग इशू, तो अभी समझ देंगे हम। पर लैटिन अमेरिका सुना तो होगा। एक सुना होगा सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। देखिए क्या है, आप अगर मैप को देखेंगे तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है क्या? साउथ अमेरिका। ये है आपका साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका कुछ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है से। तो नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका ये है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखेंगे तो तीन बड़े कंट्रीज है। क्या क्या? एक ये नीचे है जो इसका नाम है मैक्सिको, फिर उसके बाद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वैसे ही बता रहा हूँ, ऊपर है कनाडा, पढ़े तो गई हम डिटेल में आगे। तो तीन कंट्रीज हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। और ये जो अभी आपके सामने है इसको कहते हैं साउथ अमेरिका, तो जिसमें ये कंट्रीज हैं। ये नहीं आता है, पनामा नहीं आएगा, कोलंबिया और ये सब आएगा। और अब ये जो बीच में कंट्रीज बच गए हैं ये आते हैं सेंट्रल अमेरिका में। तो सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या आते हैं? सेंट्रल अमेरिका में आते हैं आपके, देखो कंट्रीज के नाम होंगे, पनामा है, एक अलग से मैप होगा, चलो सेंट्रल अमेरिका को छोड़ो उसको देखेंगे अभी। मैक्सिको के और इसके बीच में ये जो पतला सा लिंक है, इस पर पड़ते हैं ये सारे, ठीक है। समझ रहे हैं? ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ये इधर पड़ने वाले कंट्रीज। तो निकरागुआ है, होंडुरस है, बिलीज है, ठीक है। ऐसे एक अलग से मैप दिया हुआ है सेंट्रल अमेरिका का, आप देख सकते हैं उसमें। तो ये सारे कंट्रीज हैं, निकरागुआ, बिलीज, ठीक है। और क्या क्या नाम है, पनामा है, गुटेमाला है, होंडुरस है, कोस्टा रिका है। अब इसको पढ़ेंगे, इसमें एक दो बातें हैं जानने लायक, पर ये सेंट्रल अमेरिका है अभी जो बताने का पर्पस है। ये नीचे साउथ अमेरिका है। अब सवाल है कि लेटिन अमेरिका क्या है? और एक भाषा है लेटिन भाषा, अक्सर आती रहती। तो लेटिन भाषा इसी लेटिन से आई है। और यहाँ पर एक सिविलाइजेशन होती थी, मायन सिविलाइजेशन, मायन सभ्यता। तो वो मायन सभ्यता की भाषा थी लेटिन भाषा, तो इसी से ही ये नाम पड़ गया लेटिन अमेरिका। तो इसके अंदर क्या आता है, ये मैक्सिको को भी जोड़ दीजिए, और मैक्सिको से नीचे तक का ये पूरा क्षेत्र कहलाता है लेटिन अमेरिका। तो लेटिन अमेरिका में क्या क्या आते हैं? उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको देश, पूरा सेंट्रल अमेरिका, और पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, ये है आपका लेटिन।
क्योंकि यहाँ एक सभ्यता थी, मायन सभ्यता, जिसकी भाषा लेटिन थी, तो इसी नाम से ये पड़ गया है लेटिन अमेरिका। ठीक है, चलिए अब वापस आपके मैप पर चलते हैं। और ये जो लिंक होता है ऐसा, इस लिंक को क्या कहा जाता है? जो ऐसा एक पतला सा जो लिंक आप देख रहे हैं, जो दो बड़े लैंडमास को जोड़ रहा है, क्या कहते हैं इसको? इस्थूमस। ये याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। इस्थूमस, हिंदी में भी इस्थूमस बोलते हैं, इंग्लिश में भी। वैसे थल संधि भी कहा जाता है, एक एक शब्द इसका थल संधि भी है, पर इस्थूमस याद रखिएगा क्योंकि इस पेपर में इस्थूमस आता है। और इसके अपोजिट क्या होता है? स्ट्रेट, जल संधि। तो जल संधि तो क्या है? दो बड़े ओशन को जोड़ने वाली, या दो बड़े लैंड मास को अलग करने वाली, भूभाग को अलग करने वाली पतला सा पानी का दरिया, वो जल संधि है, स्ट्रेट है। इसके विपरीत स्थूमस क्या है? दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाला पतला सा भू का एक चैनल कहिए, या फिर आप कहिए कि भूभाग, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, दो बड़े किनको अलग करने वाला? भाई इधर पैसिफिक है, प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इस्थूमस दो बड़े लैंडमास को जोड़ने वाली पतला सा एक नैरो लैंड का चैनल, या दो बड़े ओशन को सेपरेट करने वाला, दो महासागरों को अलग करने वाला, पृथक करने वाला, वो भूभाग इस्थूमस कहलाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल अमेरिका इस्थूमस पे ही बसा हुआ है, इसका नाम ही इस्थूमस ऑफ पनामा है, क्योंकि पनामा देश वहां पड़ता है। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ये इस्थूमस ऑफ पनामा दक्षिण अमेरिका के किस कंट्री से जुड़ता है? कोलंबिया से। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वेनेजुएला ऊपर है तो वेनेजुएला से रहेगा, अभी तो बड़ा आसान लग रहा है एटलस में देख के, पर पेपर में यही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ध्यान रखना है किससे जुड़ता है? कोलंबिया से। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका को। जो जो सिटीज इंपोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं, वो ब्राजील में देखिए। तो ब्राजील में यहाँ पर आपको एक सिटी दिख रहा होगा, नाम है मकप्पा। देख लो, निशान लगा लो। ठीक है, मकप्पा। इसको क्या कहा जाता है? रबर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। रबर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का ही, तो विश्व का रबड़ आयातक बंदरगाह, अर्थात ये किसके लिए फेमस है? रबर के लिए। अब वैसे तो खैर इसको हम पढ़ेंगे आगे जाकर के ज्योग्राफी में डिटेल में, पर वैसे जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर एक जो वन पड़ता है, अभी इसमें भी देखेंगे फिजिकल मैप में, ये अमेजोन वन है। और ये अमेजोन वन जो है एक तरह का उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन है। सदाहरित मतलब जो हमेशा हरा भरा रहता हो पूरे साल भर। किंतु हमारे यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? पत्ते झाड़ देते हैं, पर्णपाती हैं, डेसिडियस है, पर वो एवरग्रीन है और डेंस फॉरेस्ट है। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, सदाबहार वन होता है, वो क्या होता है? रबड़ के पेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध होता है, जैसे इंडोनेशिया में मिलता है। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया सभी रबड़ के बड़े उत्पादक देशों में आते हैं, ऐसे ही ये ब्राजील भी। ठीक है, तो यहाँ पर रबड़ जितना भी प्रोड्यूस होता है यहाँ आता है, यहाँ से दुनिया में भेज दिया जाता है। दूसरी बात, इस मकप्पा को आप देख रहे होंगे, ये किस नदी के मुखाने पर है? किसके माउथ पर है? अमेजोन नदी के माउथ पर है। तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट बनता है और इसको पूछ लेते हैं। कैसे आते हैं? चार आपको ऑप्शन दे देंगे, ऐसे दे देंगे चार शहर, एक शहर का नाम दे दिया जाएगा कोलकाता, एक का नाम दे दिया जाएगा पर्थ, एक का नाम आपको दे दिया जाएगा मकप्पा, और एक कोई और नाम दे देंगे, अभी और देखेंगे आगे। और सामने या आपको इधर ऑप्शन के अंदर नदियों के नाम होंगे। तो कोलकाता किस नदी के मुखाने पर पड़ता है? हुगली मतलब गंगा। ठीक है, तो गंगा होगी या हुगली होगी। ठीक है, और पर्थ ये कल पढ़ा था आपने, स्वान नदी, स्वान रिवर। और मकप्पा देख रहे हैं, अमेजोन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मकप्पा अमेजोन नदी के माउथ के ऊपर है। आगे चलते हैं, थोड़ा ऐसे ही क्लॉकवाइज चलते रहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में चल रहे थे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक और आपको सिटी दिख रहा है, बेल्हेम, BELEM, बेलेम। ये भी एक रिवर आप देख रहे होंगे, रिवर का नाम है टोकंटिस, दिखा रखी होगी मैप में।
उस टोकंटिस रिवर के माउथ पर है। देखो ढंग से दिखा होगा, टोकंटिस, TOCANTINS, टोकंटिन्स। फिजिकल में देखो, रिवर फिजिकल में होती है, मैप पॉलिटिकल में भी दिखा रखी होती है, पर फिजिकल में नाम होंगे, लिखा हुआ है टोकेंटिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये टोकेंटिस रिवर फेमस है, मतलब ब्राजील की एक रिवर है, तो रिवर ही पूछ लेते हैं ना कि कौन से कंट्री में है या कंटिनेंट में है, तो कंटिनेंट साउथ अमेरिका, कंट्री ब्राजील, और इसके माउथ पर है बेल्हेम। तो बेल्हेम तो नहीं पूछेंगे, पर रिवर पूछेंगे, तो रिवर को याद करने के लिए शहर बताया जा रहा है, जिसे दोनों में से कुछ भी याद आ जाए। ठीक है, चलें आगे, थोड़ा और आगे चलिए, और इधर घूम जाइए, एक दो सिटी है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारे, पर ऐसे घूमते 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 इधर आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर एक सिटी आपको दिख रहा है, सेल्वाडोर, दिख रहा है, इसको कहा जाता है टूरिस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पर्यटक शहर, सेल्वाडोर, टूरिस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो एक कन्वेंशनली नाम पड़ गया है, ध्यान रहेगा। विश्व का पर्यटक शहर, टूरिस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और आगे चलिए, ऐसी कोस्ट के साथ साथ थोड़ा और आगे चलते जाएंगे, तो एक आपको इंपॉर्टेंट सिटी दिखेगा कहीं, रियो डी जेनरो, बहुत फेमस सिटी है, और यहाँ पर ओलंपिक्स भी हुए थे रिसेंटली में, तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे इवेंट हो जाते हैं, तो वो सवाल बन जाता है पोटेंशियल, रियो डी जेनरो। ठीक है, लार्जेस्ट एग्लोमरेशन ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, लार्जेस्ट, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, एग्लोमरेशन ऑफ साउथ हेमिस्फीयर। देखो एग्लोमरेशन क्या होता है, एग्लोमरेशन एक ज्योग्राफी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसको हिंदी में भी एग्लोमरेशन ही कहते हैं, आप लिख लीजिए देवनागरी में, पर पॉपुलेशन डेंसिटी आप समझते हैं, जनसंख्या घनत्व, तो ये एग्लोमरेशन एक टेक्निकल वर्ड है, जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये वर्ल्ड साउथ हेमिस्फीयर का दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, शहर है ऐसा, तो यहाँ की डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत लोग रहते हैं थोड़ी सी जगह में, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, तो मुंबई सिटी है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है, नहीं, शहर भी बड़ा है, डेंसिटी हाई है तो शहर भी होते हैं, ऐसे मुंबई में मैच भी होते हैं क्रिकेट के, है ना, तो शहर भी बड़ा है। तो ये इसके लिए फेमस है रियो डी जेनरो, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समिट भी हुई, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं, एक को कहा ही जाता है रियो समिट, और इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो समिट, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, तो ये क्या है, कब हुआ था, बता सकता कोई? 1992, 1992 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर इसको कहा भी जाता है, इसको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर UNFCCC, ये समझौता हुआ था, एक CBD, ये समझौते हुए थे। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए सम्मेलन, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन एंड क्लाइमेट, उसका पूरा नाम है कुछ, आप देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, या और भी बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिसरण, अभिसम। ठीक है, तो ये इसके लिए फेमस है 1992, अब पढ़ेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे, अलग से पढ़ेंगे डिटेल में।